विकास, दैनिक भास्कर में फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू, फिर से थैंक यू। दैनिक भास्कर और किरण। एमबीए किया हुआ है आपने, फिर ये एक्टर बनने की ख्वाहिश कहाँ से आई? एक्टिंग की जर्नी कहाँ से शुरू हुई? एक्टिंग की जर्नी शुरू हुई जब थोड़ा सा पढ़ाई से दिल उठने लगा। अच्छा। और एकदम गलत टाइम पे, जब लगना चाहिए 11th-12th में, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छा था तो सबको उम्मीद थी कि, और मैं बहुत इंटरेस्टेड था मेडिकल साइंसेज में। मैं पिताजी के क्लिनिक जाके, ही वाज अ सर्जन, तो मैं सारे ऑपरेशंस वगैरह देखता था। मैंने सी सेक्शन भी देख रखा है, सिजेरियन देख रखा है, और बहुत इन्जॉय करता था वो सब कि मैं भी करूँगा एक दिन। उसी वक्त दिलवाले दुल्हनिया आ गई, रंगीला आ गई, ये सब फिल्में देख के थोड़ा सा दिमाग भटका भी कह सकते हैं या दूसरी तरफ चला गया, और लगा कि यार ये काम अच्छा है और ये अलग है। बिहार में डॉक्टर्स, और ख़ासकर जहाँ से मैं हूँ, बिहार शरीफ, नालंदा से, बहुत गली गली में डॉक्टर हैं, विद कंप्लीट रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी। आपको लगता है यार मैं कुछ अलग बनूँ, कुछ अलग करूँ, तो बस उसी से वहाँ वो दैट वाज द नीव, और वहाँ से फिर शुरुआत हुई। मेरी उस समय जो गर्लफ्रेंड थी, जो अब बीवी हैं, उनके लिए, मेरे परिवार के लिए, ये सब के लिए बहुत ज़रूरी था कि हाँ ये लड़का कुछ कर लेगा। और मैंने एमबीए करते ही मैंने एक नौकरी भी पकड़ ली थी जो मुझे मिल गई थी और छोड़ दी। विकास, थोड़ा अगर अपने बैकग्राउंड के बारे में बता सके, बिहार में फैमिली में कौन कौन है और बिहार की जर्नी अगर हमें थोड़ा बता पाए। गया में मैं पैदा हुआ था, लेकिन 6 महीने का था जब मैं बिहार शरीफ, मेरे पिताजी चले गए। वहाँ से वो हैं, तूफानगंज एक गांव है बिहार शरीफ के एकदम बगल में, वहाँ से हैं हम लोग। पर बिहार शरीफ में मैं रहा बचपन से ही। आई थिंक केजी में ही मैं 5.5 साल का था। अनफॉर्चुनेटली बिहार में एजुकेशन कुछ बहुत अच्छा नहीं था उस समय। तो मेरे पिताजी, मेरी माँ बहुत दे वर बेंट टूवर्ड्स कि नहीं, बच्चों को एजुकेशन सही मिलनी चाहिए, तो मुझे देहरादून भेज दिया। कुछ और लोग पढ़ते थे, और फिर मैंने कम्पिटिटिव एग्जाम दे के वेलम में एडमिशन लिया देहरादून में। तो मेरी पूरी पढ़ाई जो है, स्कूली पढ़ाई वहाँ हुई। लेकिन ऑफकोर्स 8 महीने, साल के 8 महीने वहाँ रहते थे, 4 महीने घर पे, 2-2 महीने करके, गर्मी सर्दी। तो ऑफकोर्स दोनों जगह का इन्फ्लुएंस रहा है। मेरी बड़ी बहन है जो काफ़ी बड़ी है मुझसे, और मेरे बड़े भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। मुंबई की अगर बात की जाए, जब पहली बार जब मुंबई आए थे, कितना टफ था, कितना चैलेंजिंग था मुंबई में रहना? फिर रहे, जैसे शुरुआत होती है, मतलब 1 BHK में 4 लोग रह रहे हैं, नीचे सो रहे हैं, वो सब, लेकिन इट्स फन, वी ऑल डू इट, खुद खाना पका रहे हैं, वैसे हुआ। और वहाँ से शुरुआत हुई। उसको मैं स्ट्रगल नहीं बोलूँगा, क्योंकि उसको एंजॉय कर रहे थे हम लोग, वही कर रहे थे जो जो करना चाहते थे। हाँ, मुश्किल ये होता था कि रिजेक्शन बहुत मिलती थी। तो मैंने आते ही एक कॉपी खरीदी, और एक पहले पन्ने पे बालाजी सबसे बड़ा नाम होता था टेलीफिल्म्स, वो अगले पे कार्निक, तीसरे पे कुछ, ऐसे करके ज़्यादा टेलीविजन में ट्राई कर रहे थे। लगता था कि टेलीविजन पे बहुत सारा काम है, मिल जाएगा। एक चीज़ जो थोड़े आड़े आई है, वो कॉम्प्लेक्शन है, अनफॉर्चुनेटली। आई नो वो एक टाइम के बाद नहीं भी आती है, अब तो काम मिल रहा है, लेकिन वो होता है। आई थिंक सबसे मुश्किल जर्नी वो होती थी। घर जाते समय लगता था चलो अभी तो खुश खुश, वापस आते समय जब बिना काम के बॉम्बे लौट रहे होते थे, तो ये लगता था कि अरे यार, शुरू में क्योंकि जगह इतनी बड़ी है, आप छोटे जगह से आए और आपको काम नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कचोट सकता है, थोड़ा सा। फिर मैं समुद्र किनारे बैठ जाता था। क्या क्या वजह आपको मिलती थी रिजेक्शंस का? एक न्यूज़ चैनल मुझसे लॉन्च हो रहा था, उसने हाँ। मुझे लॉन्च से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले रिजेक्ट किया था। मैं जाके ड्राई न्यूज़ रीडिंग करता था, और अचानक से, और वहाँ भी कॉम्प्लेक्शन, अचानक से पता नहीं किसे क्या हुआ। अगर मुझे असर की है कुछ, पीछे हुआ था 1-2 अवार्ड्स का कुछ कुछ था, उसकी भी मैं कहानियों में नहीं जाऊँगा। मिलने वाला था या नॉमिनेट होने वाले थे, फिर कुछ हुआ जो नहीं हुआ टाइप्स। आपको बहुत नॉर्मल सा इंडियन कैरेक्टर्स बेस्ड सीरियल बना रहे हैं, और आपको बोल देते थे आप अनफिट हैं। मैं एक जगह लड़ भी चुका था इस चक्कर में। अच्छा। कि आप ऐसा क्या बना रहे हैं कि मेरे चेहरे, क्योंकि ना मेरे सामने से बहुत लोग आए, वो ऑडिशन दे रहे हैं, उनको वो थमा रहे हैं, सीढ़ियों से लेके हर जगह लोग घूम रहे हैं, याद कर रहे हैं। मैं गया, मुझे दिया नहीं। मैंने बोला मुझे क्यों नहीं दे रहे सब? तो नहीं नहीं, आप नहीं फिट बैठते। तो मैंने बोला क्यों नहीं फिट बैठता? तो ऐसा क्या बना रहे हैं, इंग्लैंड पे शो है क्या कोई? नहीं, हाँ, exactly. तो ये सब होता था। तो 1-2 जगह मैं थोड़ा सा, सो मेनी, मतलब सो मेनी पीपल हु आर नॉट फेयर, मिथुन दा हैं, नवाज है, मतलब कितने लोग हैं जो आपके उसमें नहीं आते हैं। पर यही है कि एक कोई मिल जाए, फिर आप एक सक्सेसफुल हो जाएं आप, तो फिर सब गया भाड़ में, कॉम्प्लेक्शन वगैरह सब। लेकिन शुरुआत में एक होती है। एनीवे, सो आई थिंक दैट आई यूज्ड टू फेस अ लिटिल कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, बट एसेंशियली इट वाज कॉम्प्लेक्शन। सर्वाइव कैसे करते थे मुंबई में, क्योंकि जब काम नहीं था और आपने कहा कि घर से भी पैसा लेना नहीं था उस टाइम, तो फिर आप सर्वाइवल के क्या करते थे? तो शुरू में मैं लेता था पैसे,
एंड माई पेरेंट्स वर वेरी चिल अबाउट दैट. इनफैक्ट मेरे पिताजी ये कहते रहते थे कि ये इतने कम में कैसे काम चलाता है. जब मैं दिल्ली में भी था या बॉम्बे में भी था, ऑटो नहीं लेते थे. ऐसा लगता ही नहीं था कि लेना है या कुछ मिस आउट कर रहे हैं. बस में चलते थे. कई बार बस के पैसे बचाने के लिए पैदल चलते थे. आदर्श नगर से मालवानी पैदल कई बार जा चुके हैं. अच्छा। ये भी कर चुके हैं. कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते थे. तो ये सब तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं. एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं करते थे. खुद पकाते थे, खाते थे, तो कुछ खर्चा होता ही नहीं था. लेकिन टचवुड ज़रूरत पड़ी नहीं. आते ही फिर मैं काम पे लग गया और डायलॉग कोचिंग का काम शुरू हुआ. फिर थोड़ी बहुत एक्टिंग और फिर जल लाइक आई सेड, सक्सेस वो भी है कि गाड़ी चलती जा रही है. अब ये गाड़ी एकदम रफ्तार पकड़ ले और फिर कुछ पीछे देखना ही नहीं, वो भी एक सक्सेस है. कॉल सेंटर में भी आपने नौकरी की? हाँ, वही फ्लैटमेट्स जो हैं कॉल सेंटर में काम कर रहे थे. जी। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि मैं घर पे बोर होने लगा कि हनी चला जाता है विशाल भारद्वाज के ऑफिस. वो असिस्टेंट था शुरू से उनका. वो कमा ही रहा है, ये दो और हैं, ये भी बाहर जा रहे हैं, मैं करूँ क्या. और मैं कमा भी नहीं रहा हूँ, घर पे बोल के भी आया हूँ. तो थोड़े पैसे ऑफ कोर्स जो मैं नाटक परफॉर्म करके आया था दिल्ली, उसके बचते थे. फिर मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया. उसकी भी लंबी कहानी है, पर एनीवे ज्वाइन किया. एज लक वुड हैव इट 3 हफ्ते के अंदर, और हनी ने मुझे कहा भी, वो डिसअपॉइंट हुआ कि यार तू कॉल सेंटर जा रहा है, कॉल सेंटर की नौबत पड़ गई. तो नथिंग टू लुक डाउन अपॉन कॉल सेंटर, पर उसे लगा कि कहाँ ये क्रिएटिव फील्ड में इधर ये कॉल सेंटर. और मैं उसके साथ था बैचमेट बैरी के यहाँ, तो उसका था कि एक्टर तो अच्छा है ये, अच्छा इतना अच्छा कर, जो भी उसे लगता हो. तो उसने कहा था कि नहीं नहीं, मैं आई विल मेक श्योर कि तू कॉल सेंटर में ना रहे. इत्तेफाक की बात थी कि वो एक जगह कहीं था जहाँ एक असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर थे. उन्होंने कहा कि यार हमें एक डायलॉग कोच की ज़रूरत है. एंड वो एक फेज़ है मेरी लाइफ का, ऐसा लगता है ऊपर वाले ने खुद पकड़ के जैसे बोला हो कि मतलब लिखा हो कि मेरी ज़िंदगी में ये होना है. एग्जैक्टली 3 वीक्स, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे होता था. 3 हफ्ते की वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग थी. चौथे हफ्ते से मंडे से प्रोडक्ट ट्रेनिंग थी. अच्छा। क्रेडिट कार्ड का कुछ वो था. तीसरे हफ्ते के फ्राइडे मुझे ऊपर मिला, ऊपर जहाँ क्लास हो रही थी, बेस्ट परफॉर्मर का सर्टिफिकेट मिला. जो कि आसान था मेरे लिए. मेरी एजुकेशन वेलम में हुई है, तो अंग्रेजी वगैरह में कोई दिक्कत थी नहीं. और नीचे आया, फ़ोन ऑन किया, मिस्ड कॉल था इस डायलॉग कोचिंग की असाइनमेंट के लिए. और जो भी मैं वहाँ कर पाया सेट पे, वो सारा था बदौलत यहाँ की ट्रेनिंग, कि मैं सीख पाया कि एक्सेंट्स में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं. जी. कुछ याद है थिएटर जब आप करते थे दिल्ली में, जब आप प्लेस करते थे, कितने पैसे मिलते थे अमूमन? कुछ प्लेस के लिए तो कुछ भी नहीं मिले. बस एंड में एक कास्ट पार्टी या कुछ हो जाती थी. 2-3 प्लेस जो किए थे, आमिर के साथ बहुत बड़े स्केल पे प्लेस होते थे, लेकिन पैसे कम मिलते थे. 500 रुपये पर शो मिलता था. तो हमने बहुत, मतलब उस 500 रुपये पर शो जो लेजेंड ऑफ राम किया था सेकंड टाइम, 9 महीने रिहर्सल्स, ब्रेक्स, ये वो परफॉर्मेंस में लाके बस 41 शो किए थे, तो 20,500 रुपये मिले थे. वो 9 महीने तो मैं द्वारका से कुतुब मीनार ऑटो लेके जाता था. आई थिंक उसी में निकल गए होंगे 20,500. तो अगर मैं 9 महीने में से 6 महीने भी समझ लो अप डाउन किया होगा, तो पैसे तो उतने नहीं थे, लेकिन फिर भी बचा लेते थे, क्योंकि मैं अपने भाई के घर में रह रहा था, तो बाकी खर्चा उतना नहीं था. जब पहली बार एज एन एक्टर आपको प्रोजेक्ट मिला, क्या रिएक्शन था, कैसे मिला? और जब पहली बार कैमरा फेस किया, फिर लगा कि अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है एज एन एक्टर? तो एक छोटा असाइनमेंट किया था बॉम्बे में, शानू टैक्सी नाम के. एक 3 दिन का शूट था. पहली बार मैं इसे बोल रहा हूँ क्योंकि कैमरा फेस किया बॉम्बे में. शॉर्ट फिल्म थी. अच्छा। उसके पहले एक दो दिन दिल्ली में किया था. कहानी जुर्म की करके एक एपिसोडिक कुछ सीरीज आती थी. शेरशाह सूरी पे कोई सीरीज थी, उस पे किया था. तो ये कुछ काम करके, इनफैक्ट शेरशाह सूरी वाज माय फर्स्ट वर्क. और जो पैसे मिले थे 750 काम करने के, 750 कैश, ऐसे कुछ, वो 750 2 दिन का 1500 का चेक मैंने अभी तक रखा हुआ है, उसको बनवाया नहीं मैंने. हाँ, तो वो पड़ा हुआ है फाइल में. रेगुलर काम पाउडर में. तो आई थिंक इट वाज 2006 और समथिंग व्हेन आई वाज डूइंग अ शो विद NDTV, द कॉल सेंटर नाम से. बाइलिंगुअल था, अंग्रेजी हिंदी दोनों में हम लोग. और बड़े बड़े एपिसोड्स थे. हम लोग 14 एपिसोड्स शूट कर चुके थे. फिर फॉर फाइनेंशियल रीजंस, फॉर व्हाटएवर रीजंस, कि आगे ये किस चैनल पे आएगा वो सब नहीं हो पा रहा है, तो उसे रोक दिया गया. उसी दौरान व्हाट वुड हैव बीन अनुराग कश्यप का पहला प्रोडक्शन, वो एक तरफ गुलाल शुरू करने वाले थे एज अ डायरेक्टर, वो एक फिल्म प्रोड्यूस करने वाले थे हीरो हीरोइन नाम से, जिसको बना रहे थे अतुल सबरवाल. अच्छा. जिन्होंने अभी बर्लिन बनाई, जिन्होंने पाउडर बनाया जिसमें मैं था.
तो वो बनाने वाले थे। नाम था हीरो हीरोइन, हीरो मैं था उसमें। बट एज लक वुड हैव इट, अच्छा जब ये मिला काम, हाँ. जब ऑडिशन हुआ, अतुल को पसंद आया, अनुराग को पसंद आया, और तो अनुराग ने फॉर्मली मुझे कहा कि यू आर ऑन द प्रोजेक्ट। तो मैंने कहा मैं घर में बता सकता हूँ? तो हाँ हाँ बता दो। तो मैंने फ़ोन करके बताया भी, तो घर वालों को विश्वास नहीं हो रहा। वो बार बार बोल रहे हैं इसमें हीरो कौन है। मैं बोल रहा हूँ मैं ही हूँ जो हूँ, ठीक है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। बट एज लक वुड हैव इट, एनडीटीवी वाला टेलीविजन शो भी बंद हो गया, ये फिल्म भी बंद हो गई, और थिएटर किया हमने, एक नाटक किया, वो भी मैंने ही फाइनेंस किया। तो पर ऐसा चलते रहा कई बार। तो जैसा आप कह रहे हैं वो गाड़ी पटरी पे आ गई। ये पाउडर जब हमने किया, यशराज टेलीविजन शुरू हुआ पूरे ज़ोर शोर से, और हमें बताया गया कि एक टैलेंट पूल तैयार होगा और वाईआरएफ टीवी और वाईआरएफ के बीच ये यूज़ होता रहेगा। तो हमें लगा कि सही है, टीवी पे भी एक साथ चल रहा होगा, कुछ अच्छा करेंगे तो वाईआरएफ में काम मिलेगा और सीजन्स बनेंगे और ये सब, मच अहेड ऑफ इट्स टाइम। शुरू हो गया, ऑफ कोर्स पाउडर बना, उसके बाद खोटे सिक्के बना। तो खोटे सिक्के में मैं लीड था। फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, सब बंद कर दिया वाईआरएफ ने, तो वाईआरएफ टीवी ही बंद हो गया। तो उस समय ऑफ कोर्स लगा था कि अब तो गाड़ी पटरी पे आ गई, तो वाईआरएफ के लीड कर रहे हैं आप, और उसके सेकंड सीजन की भी बात हो रही थी उस समय। अचानक से सब बंद हो गया। अच्छी बात यह है कि सीआईडी अभी भी रिपीट पे इतना लोग देखते हैं, और अभी भी इतनी भोली ऑडियंस है कि उन्हें ये पता नहीं है कि सीआईडी बंद हो चुका है 5 साल पहले, और मैं तो 12-13 में करता था, मुझे तो छोड़े मतलब 10 साल हो गए। हाँ. तो हाँ, मतलब लेकिन हाँ, हर जगह हम एज अ डायलॉग कोच या एज एन एक्टर मैं किसी और प्रोजेक्ट के लिए जाता हूँ जब शूट करने, तो वहाँ छोटी जगहों पे तो सब सीआईडी के नाम से ही पहचान रहे होते हैं, रजत रजत कर रहे होते हैं। फ्यूचर अपना बिहार में ही देखते हो, अपने नेटिव प्लेस में ही देखते हो, या फिर अपना फ्यूचर कहाँ देखते हो? नहीं, फ्यूचर काम के सिलसिले में तो यही है। ऑफ कोर्स बहुत कई बार मन करता है कि यहाँ के शोरगुल से दूर आप कहीं और भी रह के, अब ऐसी फैसिलिटीज़ कुछ एक्टर्स हैं जिन्हें मैं जानता हूँ एंजॉय करते हैं कि वो रहते कहीं और है, काम होता है बॉम्बे आ जाते हैं। बहुत सारे हमारे काम आउटडोर्स होते हैं तो वो वहीं चले जाते हैं सीधे काम करने के लिए। मेरा और कहीं घर है नहीं, यहाँ है, यहाँ भी किराए पर हूँ। बिहार में भी अनफॉर्चुनेटली कोई घर नहीं है मेरा, नहीं तो मैं बड़ा पसंद करता कि मैं गाँव पे रहूँ और यहाँ आऊँ। लेकिन हाँ, मेरी इच्छा है कि मैं वहाँ कुछ छोटा मोटा अपना कुछ एक आशियाना बना पाऊँ, और जब मन करे तो जा पाऊँ। मैंने लॉकडाउन में बहुत मिस किया कि मेरा कोई घर होता जहाँ मैं जाके रह पाता बेफिक्री से और जूम पे सारा काम करता, वो नहीं हो पाया। आर्या को गेम चेंजर कह सकते हो अपने करियर में एज एन एक्टर? इन मेनी वेज यस। आर्या ने एक अलग किस्म की एक्सेप्टेंस दी, फ्रेटर्निटी में खासकर। और ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए, कई एक्टर्स जिन्हें मैं एज डायलॉग कोच ट्रेनिंग देता हूँ, जिन्होंने मेरा पहले काम नहीं देखा था। कटरीना, भूमि तो एज कास्टिंग, इनफैक्ट शी वाज वन ऑफ द पीपल रिस्पॉन्सिबल जिन्होंने पाउडर में मुझे कास्ट किया था। वो अभिमन्यु रे को असिस्ट कर रही थी, उस समय कास्टिंग डायरेक्टर थी, और मुझे कोई क्रेडिट नहीं जाता है। लेकिन जब मैं पाउडर के लिए ऑडिशन दे रहा था तो भूमि उस तरफ से क्यूज दे रही थी, और जब ख़त्म हुआ ऑडिशन तो मैंने कहा था अभिमन्यु को और बाकी लोगों को कि यार इन्हें तो कैमरे के सामने होना चाहिए, ये इतने अच्छे क्यूज देती हैं। तो हाँ, दैट वे आर्या, मतलब मेरे पास कुछ लोगों के वॉइस मैसेजेस भी सेव्ड हैं, आई थिंक कई लोगों ने देखा और सराहा। लाइक आई सेड, पहले से सीआईडी और बाकी कामों की वजह से अनफॉर्चुनेटली वाईआरएफ टीवी के जो काम थे, पाउडर, खोटे सिक्के, काम अच्छा था, चीज़ें अच्छी थी, वो प्रोडक्ट्स अच्छे थे, लेकिन उतने लोगों ने देखा नहीं था। सीआईडी बहुत लोगों ने देखा था। इनको, आर्या को, फॉर वेरियस रीजंस, अच्छा शो था, राम माधवन ने बनाया था, सुष्मिता सेन, ओटीटी, लॉकडाउन में सब देख रहे थे, तो ये सब फैक्टर्स मिला के लोगों ने देखा, और कुछ ऐसा बैठा कि जिस तरह लिखा हुआ था, जिस तरह फिल्माया गया, कुछ मैंने कर दिया कि वो कैरेक्टर जो है वो निखर के आ गया, और एवरीवन टुक नोटिस। तो हाँ, वहाँ से थोड़ा तो पलटा, और फिर थोड़ा आगे काला पानी। हाँ जी, एक शो में किरदार इतना निखर गया कि वो एमी अवार्ड्स तक। हाँ, मतलब एमी अवार्ड्स तो चलो शो पहुंचा, आई वुड लाइक टू बिलीव, चलो हमारा भी कंट्रीब्यूशन था उसमें, सब जैसे सब किरदारों का था। काला पानी की बात की जाए, वो ऑफर आपको कैसे मिला था? किस बलबूते पे मिला मुझे नहीं पता। ऑफ कोर्स आपने आर्या की तो आप नज़र में तो आ जाते हो, मेकर्स के, कास्टिंग डायरेक्टर्स के, तो एनी सच प्रोजेक्ट विच गेट्स यू अक्लेम, क्रिटिकल, एंड आर्या तो ब्लॉकबस्टर है, तो वो मदद तो करता ही है, आगे रास्ते खोल देता है। मेरी पत्नी और मेरी बच्ची खुद की, ये लोग क्यूज दे रहे थे, शायद उनका लक भी
रब ऑफ किया और आई वॉज शॉर्ट लिस्टेड इमीडिएटली। फिर पूछा गया कि आप बॉम्बे कब आ रहे हैं, डायरेक्टर अपने सामने करवाना चाहते हैं। फिर से एक नया सीन दिया जो सबसे मुश्किल सीन था काला पानी का, मेरी वाइफ का डेथ सीन जो है उसमें, तो वो किया एंड वो आई थिंक मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा ऑडिशन गया। वो उतना अच्छा मैं शो में नहीं कर पाया जितना अच्छा शायद मैंने ऑडिशन में किया था। मुझे कई लोग मिले हैं जिन्होंने मेरे रोल के लिए, संतोष सावला के लिए ऑडिशन दिया था। आई थिंक द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट वॉज ऑफ कोर्स जब राइटर बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया है, जब आपके डायरेक्टर बोलते हैं, को एक्टर्स बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपने कितनी मेहनत की है, उन्हें पता होता है क्या चाहिए था और आप डिलीवर कर पाए, नहीं कर पाए, शायद ज़्यादा कर पाए, वो तो अच्छा लगता ही है। लेकिन मुझे 3 एक्टर्स मिले हैं हु केम वेरी क्लोज टू बीइंग कास्ट, और तीनों ने मुझे अलग से मतलब फ़ोन करके या मिल के कहा है कि आपने बहुत अच्छा किया, हम नहीं कर पाते। अच्छा। तो वो आपको, आई मीन आई होप दे वर टेलिंग द ट्रूथ, आई वुड लाइक टू बिलीव दे वर टेलिंग द ट्रूथ एंड आई रियली थैंक देम। मतलब उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता। Thank you so much, Vikas. नहीं, For thank you. answering my questions. Thank you, Thank you thank you. so much, and all the best.